18 जनवरी 1965 सुबह के 8 बजे कामिल अपने अपार्टमेंट में बैठा अपने रेडियो से ट्रांसमिशन कर रहा था कि अचानक सीरियन इंटेलिजेंस के लोग उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरे 1 महीने तक उसकी सख्त इंटेरोगेशन की जाती है और इस इंटेरोगेशन में सीरिया के प्रेसिडेंट खुद भी हिस्सा लेते हैं। इंटेरोगेशन के बाद उसका केस चलता है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। वेटिकन सिटी के पोप पॉल VI और फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल समेत दुनिया की बहुत सी गवर्नमेंट्स ने सीरिया से उसकी फांसी रोकने की रिक्वेस्ट की, मगर सीरियन प्रेसिडेंट इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और कामिल को चौक के अंदर पब्लिकली फांसी पर लटका दिया। कामिल आखिर था कौन और उसकी सीरियन प्रेसिडेंट के साथ क्या दुश्मनी थी, जानेंगे इसी वीडियो में। वैसे तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी तारीख में बहुत से हैरानकुन और कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो एक्स नाजी सोल्जर को अर्जेंटीना से अगवा करके इसराइल लाना हो या फिर शाम और इराक के खुफिया न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने हो, लेबनान के अंदर पेट्रियट अटैक्स करने हो या फिर हालिया जंग में ईरान की टॉप कमांड को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट करना हो, हिजबुल्लाह के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उसकी पूरी क़यादत को चंद दिनों में ख़त्म करना हो या फिर दिन तिहाड़े तेहरान की सड़कों पर ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल करना हो। मोसाद अपने इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है, मगर मोसाद की तारीख में एक ऐसा जासूस भी आया था जिसने इस तरह के किसी ऑपरेशन में तो हिस्सा नहीं लिया था, मगर उसकी वजह से इसराइल ऐसे बहुत से ऑपरेशंस करने में कामयाब हो गया था। ये जासूस दुश्मन मुल्क में इस हद तक घुस गया था कि उस मुल्क के फैसला साज इसे अपने मुल्क का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बनाने वाले थे। इस इसराइली जासूस का नाम था एली कोहेन और ये सीरिया यानी शाम में दाखिल हुआ था। आज की वीडियो में हम उसी की कहानी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसराइल के जासूस पाकिस्तान में कैसे आते हैं। एली कोहेन 1924 में मिस्र के एक शहर अलेक्जेंड्रिया में एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ था। तब हालात कुछ यूं थे कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी और ओटोमन एम्पायर को हराने के बाद बरतानिया और फ्रांस ने ये इलाके आपस में बांट लिए थे। फलस्तीन के इस इलाके पर बरतानिया का कब्जा हो गया था, जिसके बाद बरतानिया की मदद से पूरी दुनिया से यहूदियों को यहाँ लाना शुरू कर दिया गया और यूं एक नया सेटलर प्रोग्राम शुरू हो गया। हम इस वीडियो में पहले ही यहूदियों की तारीख के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद इसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यहूदियों की मुख्तसर तारीख के बारे में बात की है। क्या जब 1948 में यूनाइटेड नेशन ने इस सेटलर प्रोग्राम को तस्लीम कर लिया और इसराइल के नाम से एक नया मुल्क बन गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया से यहूदियों की इसराइल की जानब नकल मकानी और भी तेज हो गई। एली कोहेन ने मिस्र में मौजूद यहूदियों को निकालने के लिए इसराइली इंटेलिजेंस की मदद शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहुत से यहूदी मिस्र से इसराइल माइग्रेट करने में कामयाब हो गए। इस दौरान एली कोहेन की फैमिली भी इसराइल आ गई, मगर एली कोहेन खुद अभी मिस्र में ही रुक गया। 1954 में इसराइली इंटेलिजेंस ने मिस्र में मौजूद कुछ यहूदी नौजवानों को हायर किया और उन्हें टास्क दिया गया कि वो मिस्र में मौजूद अमेरिकी और बरतानवी तलीमी इदारों, सिनेमाज और लाइब्रेरीज पर बम धमाके करेंगे। प्लान ये था कि इन बम धमाकों का इल्ज़ाम मुस्लिम ब्रदरहुड पर लगाया जाएगा, जिसके बाद बरतानिया अपनी फौज मिस्र से नहीं निकालेगी और सिक्योरिटी के लिए अपनी फौज मिस्र में ही रखेगी। जाहिर सी बात है, बरतानवी फौज का मिस्र में मौजूद रहना इसराइल के लिए बेहतर था, क्योंकि बरतानिया की फौज इसराइल की मदद किया करती थी। खैर, इसराइल तो शुरू से ही दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाकर खुद को शेर समझता है। पहले बरतानिया की मदद से नकबा जैसे सानहात कर चुका है और आजकल अमेरिका की मदद से गजा में जेनोसाइड कर रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप की मदद बंद हो जाए तो ये लाडले तो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते, सो इनसे मरूब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन नॉट फाइट ऑन देयर ओन, दे ऑलवेज नीड एन एक्सटर्नल डैडी टू प्रोटेक्ट देम। इनफैक्ट इसराइल का ये जो पूरा सेटलर प्रोग्राम था उसकी तो वजह ही ब्रिटिश एम्पायर थी। खैर, इसराइल का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम हो गया और इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ने ये तमाम बॉम्ब्स फटने से पहले ही पकड़ लिए। इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ने इस ऑपरेशन के इल्ज़ाम में 11 यहूदी नौजवानों को गिरफ्तार किया। एली कोहेन को भी इस ऑपरेशन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, मगर सबूत ना होने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया था। इस सारे वाक़े को लेवोन अफेयर कहा जाता है। इसराइल की क़याम के आगाज़ से ही अरबों और इसराइल में काफ़ी नफरत मौजूद थी, मगर लेवोन अफेयर जैसे ये वाक़यात इस नफरत को मज़ीद हवा दे रहे थे। फिर जब 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कनाल को नेशनलाइज करने का फैसला किया, तो बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद मिस्र ने मिस्र में मौजूद यहूदियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और यूं एली कोहेन भी मिस्र से डिपोर्ट होकर इसराइल आ गया। इसराइल आकर उसने इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को ज्वाइन किया, जहां उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस में एज एन एनालिस्ट काम शुरू कर दिया। वो जल्दी इस काम से बोर हो गया और उसने मोसाद में जाने की कोशिश की, मगर मोसाद ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद एली कोहन ने दिल बर्दाश्ता होकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी इस्तीफा दे दिया। अगले 2 साल तक वो तल अवीव में एक क्लर्क के तौर पर काम करता रहा, मगर फिर मोसाद ने उसे खुद हायर करने की ऑफर दे दी क्योंकि इजराइल एली कोहन को सीरिया में डिप्लॉय करना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि सीरिया इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बॉक्स था। मोसाद के पास सीरिया के अंदर कोई भी रिलायबल स्पाई नेटवर्क नहीं था। मतलब इजराइल को यह पता ही नहीं था कि सीरियन आर्मी के पास किस किस्म के हथियार हैं, उनके बंकर्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं, सीरियन मिलिट्री लीडरशिप इजराइल के बारे में क्या सोच रही है और उसके बारे में क्या प्लान बना रही है। ये सिचुएशन इसराइल के लिए बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर पर अक्सर क्लैशेस होते रहते थे और इससे भी बड़ा इशू था जॉर्डन रिवर के पानी का। इसराइल जॉर्डन रिवर के पानी को अपने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करता था और जॉर्डन रिवर का पानी इसराइल के लिए एक लाइफ लाइन था। सीरिया ने प्लान बनाया कि जॉर्डन रिवर को डाइवर्ट करके इसराइल को इसके पानी से महरूम कर दिया जाए। सीरिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक सीजन कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन, एंड यस ही वाज द फादर ऑफ ओसामा बिन लादेन। अगर सीरिया ये प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाता तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो सकता था। फिर सीरिया को गोलान हाइट्स का भी एडवांटेज था। गोलान हाइट्स से नीचे इसराइल नजर आता था और सीरिया के लिए किसी को भी नीचे टारगेट करना कंपैरेटिवली इजी था। इसलिए जब भी इसराइल और सीरिया के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस होते थे तो ज्यादा नुकसान इसराइल का ही होता था। इसीलिए इसराइल सीरिया के मामले में बहुत डेस्परेट हो रहा था क्योंकि इसराइल के पास सीरिया के अंदर कोई भी रिलायबल स्पाई नेटवर्क नहीं था जो सीरिया के अंदर की खबरें इसराइल तक पहुंचा सके। पानी और बॉर्डर पर होने वाले क्लैशेस के अलावा एक इशू ये भी था कि 1958 में जमाल अब्दुल नासर ने सीरिया और इजिप्ट को मिलाकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका सादा सा मतलब ये था कि अब से सीरिया और इजिप्ट ऑफिशियली एक मुल्क बन गए हैं। ये इसराइल के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी क्योंकि उसके दोनों हमसाए जो उसके दुश्मन भी हैं अब वो एक हो गए थे। अगर वो दोनों मिलकर इसराइल पर एक साथ हमला करें तो इसराइल उन दोनों के दरमियान इजीली फंस सकता था। इसलिए इसराइल को एक ऐसा जासूस चाहिए था जो बहुत कम वक्त में सीरिया में घुस सके और वहां से मालूमात इसराइल तक पहुंचा सके। इस असाइनमेंट के लिए मोसाद को एली कोहन से बेहतर कोई नहीं मिल रहा था क्योंकि एक तो एली कोहन को अरबिक आती थी क्योंकि वो मिस्र में पला बड़ा था, फिर उसे अरबों के रस्म और रिवाज का भी अच्छे से अंदाजा था, फिर उसका एक्सेंट भी अरबों जैसा था। उसके माँ बाप भी सीरियन ज्यूज थे जो बाद में माइग्रेट करके इजिप्ट चले गए थे। फिर एली कोहन इससे पहले इजरायली इंटेलिजेंस की मिस्र में मदद भी कर चुका था, सो उसे कुछ एक्सपीरियंस भी था। इन्हीं वजूहात की बिना पर मोसाद ने खुद एली कोहन को हायर करने का फैसला किया और यूं एली कोहन के मोसाद में जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मोसाद ने एली कोहन को हायर करने के बाद 6 महीने तक उसकी सख्त ट्रेनिंग की। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी पर काम किया गया और उसे सिखाया गया कि चीज़ों को एक सरसरी सी नज़र देखने के बाद सब चीज़ों को कैसे याद रखना है। उसे मुख्तलिफ वेपन्स, गाड़ियों और बहुत सी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया गया। उसे ये भी सिखाया गया कि अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो उसे कैसे पहचानना है और उससे बचना कैसे है। उसे फिर ये भी सिखाया गया कि अगर कहीं पकड़े गए तो उस सूरत हाल में क्या करना है और अपने नर्व्स पर कैसे काबू रखना है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एली कोहन की नई आइडेंटिटी पर काम शुरू किया गया। उसका नाम एली कोहन से बदलकर कामिल अमीन ताबित रखा गया और उसकी स्टोरी यूं बनाई गई कि उसके माँ बाप सीरिया से माइग्रेट करके अर्जेंटीना चले गए थे जहां उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया था और फिर अपने माँ बाप की वफात के बाद ये उस बिजनेस का मालिक बन गया था। मोसाद ने उसकी स्टोरी को परफेक्ट करने के लिए उसके माँ बाप की अर्जेंटीना में नकली कब्रें तक बनवा डाली थी और जब बाद में सीरियन ऑफिशियल्स ने उसकी बैक स्टोरी को चेक करने के लिए उन कब्रों को तलाश किया तो अर्जेंटीना में कामिल अमीन ताबित के माँ बाप की फर्जी कब्रें मौजूद थीं, जिसकी वजह से सीरियंस को उस पर और भी एतमाद हो गया। खैर ये स्टोरी बनाने के बाद उसे स्विट्जरलैंड भेजा गया जहां उसका नया पासपोर्ट बनाया गया और फिर उसे नए पासपोर्ट पर अर्जेंटीना भेज दिया गया। उसे अर्जेंटीना इसलिए भेजा गया था क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर सीरियन एलिट्स की एक बहुत बड़ी तादाद रहती थी, इसलिए वहाँ उसके लिए सीरियन एलिट्स के अंदर घुसना कदरे आसान था। वैसे भी अर्जेंटीना यहूदियों और इसराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था और इसराइली स्पाइस की हेल्प भी कर दिया करता था, चाहे वो इसराइली स्पाइस को अर्जेंटीना के पासपोर्ट देने हो या कोई भी दूसरी हेल्प करनी हो। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोसाद के एजेंट्स पाकिस्तान में भी आते हैं, मगर चूंकि वो अपना इजरायली पासपोर्ट पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते तो वो मोस्टली अर्जेंटीना के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में मौजूद अर्जेंटीना की एम्बेसी में आते हैं। पाकिस्तान अर्जेंटीना की एम्बेसी के साथ ये इशू काफ़ी बार उठा भी चुका है। अर्जेंटीना में जाने के बाद एली कोहन कामिल अमीन ताबित ने वहाँ स्लोली सोशलाइज करना शुरू कर दिया और वहाँ मौजूद सीरियन एलिट्स में उठना बैठना शुरू कर दिया। ये उनकी पार्टीज में जाता और कभी कभी खुद भी पार्टीज दे दिया करता था और इसी तरह वहाँ वो सीरियन एलिट्स में मशहूर होने लग गया।
उन्हीं दिनों में अमीन अल हफीज़ भी अर्जेंटीना में मिलिट्री अताशी के तौर पर काम कर रहे थे और इसकी मुलाकात भी कामिल अमीन ताबिद से हुई थी और ये अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एली कोहेन अमीन अल हफीज़ को अक्सर पैम्पर किया करता था और कहा करता था कि सीरिया जैसे अजीम मुल्क को आप जैसे अजीम लीडर की ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि अमीन अल हफीज़ इस चापलूसी से ना सिर्फ खुश हो जाता था बल्कि ये पूकी बॉय अक्सर ब्लश करना शुरू कर देता था। खैर, एली कोहन अर्जेंटीना में बड़ी लेविश किस्म की पार्टीज देता था जहाँ सीरियन एलिट्स आती थी, शराबे कबाबें चलती थी, म्याऊ गोप गोप टाइप हरकतें भी होती थी और सीरियन एलिट्स बड़े कंफर्टेबली अपने सारे राज एली कोहन के साथ शेयर कर देती थी। अर्जेंटीना में अपना कवर मजबूत बनाने के बाद एली कोहन ने सीरिया जाने का फैसला किया। सीरिया में उसने एक पोश इलाके में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जिसके आसपास एम्बेसीज, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और डिप्लोमेट्स रहते थे। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वहां से जासूसी करना आसान था। यहाँ भी उसने लेविश किस्म की पार्टीज देना शुरू कर दी और स्लोली यहाँ भी वो अपर एशलोन ऑफ सीरियन सोसाइटी में घुस गया और उनका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया। इसी तरह वो एक क्लब में माजी जहरुद्दीन से मिला जो सीरियन आर्मी चीफ का नेफ्यू था और ये आगे चलकर एली कोहन के बहुत काम आने वाला था। यहाँ भी उसकी पार्टीज में सीरियन एलीट आती थी और सीरियन इकोनॉमी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स के बारे में खुलकर बात होती थी और एली कोहन ये सारी बातें रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू इजराइल भेज दिया करता था। सीरिया में एली कोहन बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शंस बनाने में कामयाब हो गया था और उनका एतमाद भी जीत चुका था। इसलिए जब ये लोग इसकी पार्टीज में आते थे तो अपने मुल्क की राज बिला झिझक इसके सामने उगल देते थे और एली कोहन भी अच्छे बच्चों की तरह इन्हें टोकता नहीं था और सुकून से इन्हें सुनता रहता था। यहाँ से हासिल की गई कुछ इंटेलिजेंस और बाकी रूमर्स वो रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू अगले दिन इजराइल भेज दिया करता था। इसी किस्म की एक लेविश पार्टी में एली कोहन की मुलाकात एक ऐसे इंजीनियर से हुई जो जॉर्डन रिवर को डाइवर्ट करने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस इंजीनियर ने एली कोहन के सामने अपना ऑरा बढ़ाने के लिए उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स एली कोहन के साथ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में शेयर कर दी, जिसे यूज करते हुए इजराइल ने उस साइट पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। ये सीरिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था क्योंकि ये काम सीरिया बहुत ही खुफिया तरीके से कर रहा था। इसी तरह एली कोहन का सीरियन आर्मी चीफ के नेफ्यू माजी जहरुद्दीन के साथ भी एक अच्छा कैजुअल कनेक्शन बन गया था और फिर एक दिन माजी खुद एली कोहन को गुलान हाइट्स पर ले गया जहां उसे सीरियन आर्मी की मिलिट्री पोजीशंस दिखाई गई और उसे ये भी दिखाया गया कि सीरियन आर्मी के बंकर्स कहां कहां पर मौजूद हैं और सीरियन आर्मी के पास यहाँ किस किस्म के वेपन्स हैं। एली कोहन ने वहां देखा कि सीरियन बंकर्स के ऊपर कोई शेड नहीं था और धूप डायरेक्ट बंकर्स के ऊपर पड़ रही थी। वहां एली कोहन ने सीरियन फौजियों से हमदर्दी दिखाते हुए उनके ऑफिसर को मशवरा दिया कि इन बंकर्स के ऊपर दरख्त लगवा देने चाहिए ताकि सीरियन फौजियों को धूप में खड़ा ना होना पड़े। आर्मी ऑफिसर को उसकी ये बात अच्छी लगी और उसने उन बंकर्स के ऊपर दरख्त लगवा दिए और फिर जब 1967 में 6 डे वार हुई तो इजराइल ने इन्हीं दरख्तों को टारगेटिंग मार्कर के तौर पर यूज करते हुए इन पर बमबारी करके तमाम बंकर्स को तबाह कर दिया और सिर्फ 2 दिनों में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कहानी एली कोहन को हीरो बनाने के लिए गढ़ी गई थी। सीरियन बंकर्स की इन्फॉर्मेशन को दूसरे तरीकों से भी आसानी से हासिल किया जा सकता था, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं थी। 1963 में सीरिया में कू के बाद अमीन अल हफीज सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए, जिसके बाद एली कोहन का काम और भी आसान हो गया क्योंकि वो अमीन अल हफीज को पहले ही अर्जेंटीना में मिल चुका था और उनकी अच्छी सलाम दुआ थी। अमीन अल हफीज के प्रेसिडेंट बनने के बाद एली कोहन को गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मीटिंग में बुलाया जाने लगा था और बिजनेस के मामलात में उसकी एडवाइस भी ली जाती थी। सीरियंस एली कोहन पर इस कदर एतमाद करने लगे थे कि उसे सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बनाने वाले थे। जस्ट इमेजिन, दुश्मन मुल्क का जासूस आपके मुल्क का अगर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बन जाए तो किस किस्म का डिजास्टर हो सकता था। मगर बाद में अमीन अल हफीज ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो उसे डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाने वाले थे। इनफैक्ट तब कोई ऐसा ओहदा मौजूद भी नहीं था। अमीन अल हफीज ने तो ये भी कहा था कि उसकी अर्जेंटीना में एली कोहन से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उसकी पहली मुलाकात एली कोहन से तब हुई जब एली कोहन सीरिया में पकड़ा गया था। खैर, एली कोहन के पकड़े जाने की कहानी भी बड़े मजेदार है। वो 1961 में सीरिया में आया था और तब से इसराइल के लिए काम कर रहा था। क्योंकि अब उसे 2-3 साल सीरिया में गुजर चुके थे और उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ था, इसी वजह से अब एली कोहन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लगता था कि अब उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। शुरू में जब वो सीरिया आया था तो उसे सख्ती से कहा गया था कि वो डेली 2 मिनट से ज्यादा ट्रांसमिशन नहीं करेगा। शुरू में तो एली कोहन इस बात की पाबंदी करता रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो ओवर कॉन्फिडेंट होता गया और फिर कई कई घंटे तक वो ट्रांसमिशन करता रहता था।
एक बार तो वो अकेला फुटबॉल का मैच देखकर बोर हो रहा था, तो उसने अपना रेडियो ट्रांसमीटर निकाला और इजराइल में मौजूद एजेंट से फुटबॉल के बारे में बात करने लग गया। एली कॉहन चूंकि एम्बेसीज और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास रहता था और वो अब जरूरत से ज्यादा रेडियो ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए जब एम्बेसीज अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करके ट्रांसमिशन करती थी तो उन्हें इंटरफेरेंस का इशू आता था और उन्होंने इसकी शिकायत सीरियन गवर्नमेंट से भी की थी। दूसरा इशू ये था कि जब से इजराइल ने जॉर्डन रिवर वाले प्रोजेक्ट पर बमबारी की थी, तब से सीरियंस को शक था कि उनके अंदर कोई मोल या फिर जासूस मौजूद है, क्योंकि जॉर्डन रिवर वाला प्रोजेक्ट बहुत सीक्रेट था और इजराइल ने जिस एक्यूरेसी के साथ वहां पे बमबारी की थी वो किसी अच्छी इंटेलिजेंस के बगैर पॉसिबल नहीं थी। इन वजूहात की बिना पर सीरियंस को शक था कि उनके अंदर कोई न कोई जासूस मौजूद है। फिर अहमद सियोडानी को एली कोहन पर शुरू से ही शक था। जब एली कोहन अर्जेंटीना में था और उसकी मुलाकात अमीन अल हफीज से हुई थी, तो उस मुलाकात में अहमद सियोडानी भी मौजूद था और इसी ने एली कोहन का बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसके माँ बाप की फर्जी खबरें भी चेक की थी। अब अहमद सियोडानी सीरियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड बन चुका था। उसने इस जासूस को पकड़ने के लिए सोवियत यूनियन से रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस या आरडीएफ मंगवाया और इस जासूस की तलाश शुरू कर दी। सियोडानी ने मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिस और एम्बेसीज को एक स्पेसिफिक टाइम में रेडियो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करने से मना कर दिया ताकि वो इस जासूस की रेडियो ट्रांसमिशन को सिंगल आउट कर सके। और फिर 18 जनवरी 1965 को सुबह के 8 बजे जब एली कोहन ने अपनी ट्रांसमिशन भेजना शुरू की, तो अहमद सियोडानी ने आरडीएफ को यूज करते हुए उसकी लोकेशन निकाल ली और उसी वक्त एली कोहन के अपार्टमेंट पर रेड करके उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एली कोहन को अरेस्ट करने के बाद उससे 1 महीने तक सख्त इंटेरोगेशन की गई और फिर मिलिट्री कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। एली कोहन की फांसी रोकने के लिए वेटिकन सिटी के पोप पॉल सिक्स, फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस और बेल्जियम की गवर्नमेंट्स ने भी सीरिया से रिक्वेस्ट की कि वो एली कोहन को फांसी की सजा ना दें। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने भी सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट की कि वो सीरिया को कहकर एली कोहन की फांसी रुकवा दें, मगर एली कोहन ने सीरिया का नुकसान ही इतना ज्यादा कर दिया था कि सीरिया ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया और फिर 18 मई 1965 को उसे पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया। उसकी लाश वहां 6 घंटे तक लटकती रही। फांसी के बाद उसे एक खुफिया मुकाम पर दफन कर दिया गया ताकि उसकी कब्र इजराइल को ना मिल सके और इजराइल को स्पेशल ऑपरेशन करके उसकी लाश को वहां से निकाल ना सके और इजराइल आज तक उसकी कब्र ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका।